हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज से हम लोग फिर से अपनी जो पॉलिटी की क्लासेस हैं उसको स्टार्ट करेंगे। हमने यूपी SSC पेड का जो एग्ज़ाम होना है, जिसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है 6 और 7 सितंबर, उसके लिए ना पॉलिटी स्टार्ट की थी हमने। उसमें कई सारे टॉपिक्स पढ़ा भी दिए हैं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो हम इसमें देख रहे हैं, पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं, टॉपिक के बाद हम लोग MCQ देखते हैं। दोनों की दोनों वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि टॉपिक में कुछ अगर छूट जाता है तो हम लोग उसको MCQ के फॉर्म में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फिर से उसको स्टार्ट करते हैं। अब जो क्लासेस बची हुई हैं उन्हें हम देखेंगे, और आज जो हम लोग देखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन हमेशा ही आने की संभावना बनी रहती है, और वो टॉपिक है हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, और हमारे संविधान के लिए तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण बात है ही। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको आप चाहें तो वीडियो को शेयर वगैरह भी कर सकते हैं, और लाइक वाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं उसका सबसे पहले तो नाम ही जानिए, वो है हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, तो ये जो प्रीएम्बल है इसको अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं, हिंदी में इसको प्रस्तावना कहते हैं। ये हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा आप देखेंगे कई तरह के नामों से हमारे संविधान को संबोधित किया, संविधान की प्रस्तावना को संबोधित किया गया है, जिसमें आप देखिए जो हमारे अर्नेस्ट बार्कर जी हैं, इनके द्वारा तो ये कहा गया कि हमारा जो संविधान है उसकी कुंजी है प्रस्तावना। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि संविधान की कुंजी है हमारा प्रीएम्बल, यानी कि जो प्रस्तावना है वो भारत देश के संविधान की कुंजी है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग सब MCQ में देखेंगे, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट यहाँ नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्रीएम्बल है ना वो सबसे पहले किस देश के द्वारा लाया गया था अपने जो है संविधान में, और हम लोग कहाँ से प्रेरित होकर के अपने भारत देश के संविधान में प्रीएम्बल को स्थान दिए हैं। ठीक है, तो आप देखिए यदि हम बात करें कि सर्वप्रथम कौन सा वो देश है जिसने अपने मतलब कि संविधान में प्रस्तावना को स्थान दिया था, तो सर्वप्रथम जिस देश के द्वारा दिया गया था वो था अमेरिका। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? USA अर्थात अमेरिका। तो सर्वप्रथम जो संविधान में अपने प्रीएम्बल को स्थान देने का काम किया था वो अमेरिका के द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर अन्य देशों के द्वारा भी अपने संविधान में प्रीएम्बल को स्थान दिया गया, और जाहिर सी बात है जब सर्वप्रथम US ने दिया है तो भारत देश के लोगों ने, यानी भारत देश की जो संविधान सभा है जिनके द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया, उन्होंने भी US से ही प्रेरित होकर के संविधान में प्रीएम्बल को स्थान दिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले कहाँ से प्रेरित होकर के स्थान दिया अपने भारत देश के संविधान में? तो USA से। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा संविधान की जो प्रीएम्बल है, यानी कि जो हमारा प्रीएम्बल है प्रस्तावना, वो जो स्टार्ट होती है ना, तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, क्या है? हम भारत के लोग। ये जो शब्द लिया गया है हम भारत के लोग, यानी कि इसकी जो भाषा ली गई है, भाषा जो हम लोगों ने लिया है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर लिया है। ठीक है, कहाँ के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर के लिया है। ये बहुत बेसिक सा अंतर है जो हमसे एग्जाम में बन जाता है कि यद्यपि हमने संविधान में जो प्रीएम्बल लाने की बात है वो हमने कहाँ से प्रेरित होकर के लिया है? USA से, लेकिन बावजूद इसके हमने उसकी जो लैंग्वेज ली है विद द पीपल ऑफ इंडिया, वो कहाँ से प्रेरित होकर के ली है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर के लिया है, क्योंकि वहाँ पे यही लिखा है कि विद द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो बात थी वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा प्रीएम्बल है उसको यहाँ हमारे भारत देश में लाया कैसे गया। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा है हमारा संविधान, तो उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके इसी का ही थोड़ा मतलब कि फेर बदल करके प्रीएम्बल को इसी का ही कुल मिलाकर के बदला हुआ स्वरूप है जो प्रीएम्बल है वर्तमान में। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यदि हम इसकी बात करें तो इसको संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको संविधान सभा में लाया गया। कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में
जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया जाता है। आगे चल करके, और हाँ ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी पूछ चुका है यूपी ट्रिपल मतलब जो पेट का एग्जाम है ना उसमें ऑलरेडी ये डेट पूछी जा चुकी है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया था। तो ध्यान से देख लीजिए कि 13 दिसंबर 1946 को इसको लाया गया था। आगे चल करके आप देखेंगे कि 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, कब, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर आगे चल करके यही हमारे प्रियम्बल के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तिथियां हैं। इसको हमारे यूपी पीसीएस तक ने ऑलरेडी पूछ रखा है और यूपी SSC पेट जिसके लिए हम लोग इसको देख रहे हैं उसने तो पूछा ही है। ठीक, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये तो वो बेसिक चीज़ें रहीं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको एक और शब्द एक और पॉइंट बताते हैं कि ये जो संविधान का प्रियम्बल है ना, इसको तो हमने लिख के रखा हुआ है कि हाँ ये जो हमारा संविधान का प्रियम्बल है वो एग्जैक्टली कहता क्या है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, उसके पहले कुछ फीचर्स हैं जो हमें जानने चाहिए तो उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपको बता ही दिया कि हमने विचार जो है वो यूएसए से लिया। ठीक है, यूएसए से हमने इसका विचार लिया। भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। ठीक है, भाषा हमने कहाँ से ली, तो ऑस्ट्रेलिया से ली। तो हमने एक रूपरेखा बना के रखी है ताकि एग्जैक्ट पता रहे ना, पता चला कि कुछ भी उल्टा सीधा ना बताया जाए, क्रम से चीज़ें आपको बताई जाए। ठीक, तो ये हुआ कि हमने इसका विचार लिया यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली। अब आप देखिए, हमने आपको बता दिया कि संविधान की कुंजी जो है हमारी प्रस्तावना को वो अर्नेस्ट बार्कर जी के द्वारा कहा गया, लेकिन कहाँ कहा गया ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। ये बुक भी आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है क्योंकि लक्ष्मीकांत में इस बुक का नाम दिया हुआ है कि जो अर्नेस्ट बार्कर हैं उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थियरी में हमारे प्रियम्बल को संविधान की कुंजी कहा है। ठीक है, तो ये बात वैसे आप ध्यान से देख लीजिए। वैसे नॉर्मली हमसे पूछ लेते हैं कि कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो माना जाता है कि जो हमारा प्रियम्बल है ना उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कुछ केसेस आए थे मतलब कि संविधान का भाग है या नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब देखिए जो एक संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाने रहिएगा। ये हुआ था हमारा 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मतलब कि इंडिया भी कहते थे, यानी कि छोटा या लघु संविधान कह देते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, हर एक पार्ट में तो संशोधन कर दिया गया था। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 आया ना, इसमें आप देखिए इसके माध्यम से हमारी जो प्रस्तावना है इसमें भी संशोधन कर दिया गया। ठीक है, तो जब हमारे प्रियम्बल में संशोधन कर दिया गया और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, और वो 3 नए शब्द कौन से थे, तो एक तो था समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। इन सारे पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, सब इंपॉर्टेंट हैं। पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा था पंथनिरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। ठीक है, अखंडता। तो ये जो 3 शब्द हैं ये आप देखिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए। जब इसमें संशोधन किया गया तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को तो चुल लगी ही रहती है कि ये क्या हर जगह संशोधन हुआ जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई मामला तो आ ही जाता है। तो आप देखिए एक केस आता है और वो केस का नाम क्या था, बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960। ये जो डेट है मतलब ये जो ईयर है ना ऑलरेडी पूछा गया है। आपको एक साइड केसेस दे देते हैं, एक साइड ईयर दे देते हैं और कहते हैं चलो मैच करके बताओ। ठीक है, वैसे ही संविधान संशोधन में भी करते हैं वो लोग, एक साइड संविधान संशोधन दे देंगे, दूसरी साइड ईयर दे देंगे, कहेंगे चलो मैच करो। तो ये जो केस है 1960 बेरूबाड़ी वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रियम्बल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेरूबाड़ी जो यूनियन केस आया था 1960 में, इसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है ना वो हमारे संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, अंग नहीं, यहाँ होना चाहिए था कि भाग नहीं है। ठीक है, संविधान का भाग नहीं है। जैसे आप देखिए हमारे संविधान में वर्तमान में 25 भाग हो गए, स्टार्टिंग में 22 भाग थे, तो उस तरह से ना संविधान का भाग नहीं है हमारा प्रियम्बल। यही कारण है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आगे चल करके एक और मामला आता है और वो मामला कौन सा था, वो मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो आप देखिए कब का है, 1973 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पहले का निर्णय था उसको चेंज कर दिया और कहा कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन
इस मतलब मामले से ना उनके द्वारा एक सिद्धांत लाया गया जिसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि मूलभूत जो धारणा है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सेम कंडीशन यहाँ प्रस्तावना के साथ भी की गई कि मतलब कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, किंतु उसकी जो मूल भावना है उसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आप मकान का घर मतलब मकान का कमरा चेंज कर सकते हैं, उसमें जो सजावट वगैरह की चीज़ें हैं वो चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन उसकी नींव खोद करके उसमें फिर आप कुछ मत करने की कोशिश करिएगा। तो वैसे ही है, केशवानंद भारतीवाद के बाद आप देखिए कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग भी माना गया और उसमें संशोधन करने की भी जो है छूट दी गई, लेकिन मनमानी तरीके से नहीं। यानी कि संविधान में आप कहाँ संशोधन करेंगे, संविधान मतलब कि प्रस्तावना में आप क्या मतलब संशोधन करेंगे, वो मनमानी तरीके से नहीं होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में रहकर होना चाहिए, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए, ये केसेस हैं जो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दो केस तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, तो हमने देखा कि हाँ अभी जो संशोधन की बात है, तो अभी क्या कंडीशन है कि हाँ संविधान में संशोधन के साथ साथ आप देखिए कि जो हमारा प्रियम्बल है इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो संशोधन है ये क्या हो जाएगा कि हाँ हमारा जो मतलब कि हमारी जो संसद है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, ठीक है। फिर आप देखिए जो मतलब कि संविधान का स्रोत है, अभी आप देखेंगे कि जब हम लोग देखेंगे कि क्या कहता है हमारा प्रियम्बल, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस प्रियम्बल से कौन कौन सी चीज़ें आपको जानने को मिल रही हैं, ठीक है। फिर आप देखिए प्रवर्तनीयता, एक ये जो प्रवर्तनीयता वाली बात होती है, इसका मतलब होता है कि क्या हम जो प्रियम्बल में दिया हुआ है, अगर सपोज दैट वो चीज़ें हमें नहीं प्रोवाइड की जाए मतलब प्रोवाइड नहीं की जा रही राज्य के द्वारा, तो क्या हम इसको आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि देखिए हमको हमारे प्रियम्बल में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, बावजूद इसके राज्य के द्वारा हमें प्रोवाइड नहीं कराई जा रही, तो नहीं, ठीक है। अब देखिए कि जो हमारा संविधान का प्रियम्बल है ना वो प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय के द्वारा, ठीक है। तो न्यायालय के द्वारा हमारे प्रियम्बल को प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है, अर्थात अगर हमारे प्रियम्बल में देखिए कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो बात की गई है या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है, अगर वो हमें नहीं मिल रहा है, तो केवल ये आधार बना करके हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि देखिए श्रीमान हमें यद्यपि प्रियम्बल में चीज़ें दी गई हैं बावजूद इसके प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो यहाँ पे ये वाला काम नहीं होगा, अर्थात जो प्रियम्बल है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। और मतलब एक और स्टेटमेंट है हमारे प्रियम्बल को N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है, तो ये संविधान का परिचय पत्र कहा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि परिचय पत्र किनके द्वारा कहा गया, वो है N.A. पालकीवाला, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसको थोड़ा इरेज ही कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बना रहे, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन करके रखी ही थी ताकि टेंशन ना हो बिल्कुल भी। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे जो हमारा प्रियम्बल है वो कहता क्या है, तो ये सब इरेज कर देते हैं, इन सब का कोई काम अब नहीं बचा है, वहाँ जो काम है वो हम लोग देख लेंगे। तो देखिए जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हम भारत के लोग, ठीक है, क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को क्या कर रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट, इनकी जो शब्दावली है उनके अर्थ क्या है वो भी महत्वपूर्ण है, और साथ साथ ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कल जो है कल मतलब 27 जुलाई को आप देखिए आरओ का एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम, उसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ना ये क्रम पूछ लिया गया था, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। तो एक एक क्रम हमसे पूछा जाता है, आपको एक एक क्रम याद रहना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ऐसा नहीं कि आप बस आपको पता है कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, कहाँ है कुछ पता नहीं, नहीं, एकदम क्रम से याद रखिए। तो देखिए क्या कहता है हमारा प्रियम्बल, हमारा प्रियम्बल कहता है कि हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तथा उसके समस्त नागरिकों को, जो भी नागरिक हैं उनको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ध्यान से देखिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्या न्याय, ठीक है। तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, अभी बताएंगे क्यों महत्वपूर्ण है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। फिर देखिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की क्या रहा है, स्वतंत्रता, ठीक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना के स्वतंत्रता की बात की गई। उसके बाद देखिए
प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर के समता की बात की जा रही है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में, किन सब में, जो नागरिक हैं उन नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज, तारीख देखिए, ये तारीख जो है थोड़ा बड़े करके लिख देते हैं, 26 नवंबर 1949 की जो तारीख है वो इसमें मतलब कि लिखी गई है, अंकित की गई है कि दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज मतलब आज की डेट नहीं, उस दिन की बात हो रही है, 26 नवंबर 1949 को अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्रम से याद रहना चाहिए कि पहले अंगीकृत है, फिर मतलब अधिनियमित है, फिर आत्मार्पित है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको ये जो प्रियम्बल है ना, ये क्या बता रहा है, सबसे पहले तो आप देखिए, ये प्रियम्बल आपको बताता है कि हमारे भारत देश के संविधान का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो आप देखिए कि संविधान का जो सोर्स है ना बाबू, वो है हमारी भारत की जनता। कौन है, भारत की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि आप देखिए कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों के द्वारा ही भारत के नागरिकों को ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, अर्थात संविधान का जो सोर्स है वो क्या हो रहा है, वो है भारत की जनता। हमसे क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश के भीतर कौन संप्रभु है, तो वो देखिए बाबू हो जाएगा, जो संप्रभु है वो है भारत की जनता। कई बार हमारे वनडे एग्जाम्स में एसएससी, एमटीएस वगैरह में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि भारत देश में संप्रभु कौन है, तो वो है भारत की जनता। कहाँ से पता चलता है, यही इसी प्रियम्बल से पता चलता है, ठीक है। तो संविधान में जो अधिकार का स्रोत है, नहीं जो हमारा संविधान है उसको जो अधिकार मिल रहे हैं उसका सोर्स कौन है, तो ये अपने भारत देश की जनता है और यही संप्रभु है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट रहा। और क्या हमें यहाँ से पता चल रहा है, और हमें तो पता चल रहा है कि हमारे संविधान की ना प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो आप देखिए, एक पॉइंट पता चला हमें कि सोर्स क्या है हमारे संविधान का। दूसरा जो पॉइंट हमारे इस प्रियम्बल से पता चल रहा है, वो पता चल रहा है हमारे संविधान की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो जो प्रकृति है वो कैसी होगी, तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, यानी कि संप्रभु होगा, ठीक है। कैसा होगा, भारत देश संप्रभु होगा, अर्थात सॉवरेन होगा। सॉवरेन मतलब जानते हैं क्या होता है, सॉवरेन मतलब होता है कि जो भारत देश है ना, वो अपने सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसको किसी अन्य जो है व्यक्ति विशेष या किसी मतलब राष्ट्र से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं। सलाह मतलब उसका जो है कोई आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं होना है कि हाँ आपको ऐसा करना है। हम लोग अपने आंतरिक या बाहर जो भी मामले हैं उसको लेने के लिए, उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी बात को ज़बरदस्ती अगर वो मनवाने की कोशिश करे तो वो करने की ज़रूरत नहीं। अर्थात हम लोग संप्रभु हैं, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। अब देखिए, जब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, हमने आपको एक पॉइंट बताया हुआ था कि राज्य किन्हें कहते हैं। तो राज्य में हमने आपको बताया था, ठीक है, राज्य, जब राज्य हमने आपको बताया था कि राज्य किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया था राज्य के 4 तत्व होते हैं। कौन से हैं, सबसे पहले तो एक निश्चित मतलब कि जनता होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति होने चाहिए ना। कहीं भी कोई भी एरिया है, अगर वहाँ पे लोग ही नहीं है तो फिर सरकार की क्या ज़रूरत है। तो पहले तो जनता होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए एक निश्चित, ऐसा नहीं कि जहाँ तक देखो सब हमारा ही है, पता चल रहा है कि जहाँ तक नज़र पहुँच जाए सब हमारा ही है, तो ऐसा नहीं, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए और उस निश्चित भूभाग पे जनता होनी चाहिए। जनता के लिए, जो जनता को गवर्न कर सके उसके लिए सरकार होनी चाहिए। और सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए, ठीक है। कैसी सरकार होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए, अर्थात अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी के भी दबाव में आकर के वो काम करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जब तक भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले तक की यदि हम बात करें, तो भारत देश ना राज्य नहीं था। जानते हैं क्यों राज्य नहीं था, क्योंकि वो संप्रभु नहीं था, ठीक है। वो देश तो था ही, देश था, देश का मतलब कि वैसे था कि हाँ भाई वहाँ पे जनता भी है, सरकार भी है और साथ में भूभाग तो था ही, लेकिन इन सब के होने के बाद भी आप देखिए कि वो राज्य नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं थी, यानी कि सॉवरेनिटी नहीं थी, अर्थात वो संप्रभु नहीं था। उसको ब्रिटेन के द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे वही मानने के लिए बाध्य रहना पड़ता था, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि जो हमारा संविधान है ना,
उसमें जो प्रियम्बल दिया गया है वो जो प्रकृति को बताती है कि हमारा जो संविधान है या हमारा जो भारत देश है वो मतलब उसकी प्रकृति कैसी होगी हमारे संविधान की, तो वो देखिए सबसे पहले तो संप्रभु है, अर्थात अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है। दूसरी जो बात पता चल रही है वो क्या है, पता नहीं क्यों इतना भरा हुआ है फिर भी नहीं चल रहा है। दूसरा है लोकतंत्रात्मक, ठीक है, लोकतंत्रात्मक यानी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र अर्थात लोगों का तंत्र। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, लोगों का तंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी। यहाँ राजशाही या तानाशाही टाइप की व्यवस्था नहीं होगी कि राजा का बच्चा राजा बन रहा है, तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अर्थात दूसरी जो प्रकृति हमारे प्रियम्बल्स में हमको देखने को मिलती है वो क्या है, वो है कि हमारा जो देश है या जो हमारा भारत है वो कैसा है, वो लोकतंत्रात्मक है, यानी यहाँ पे लोगों का तंत्र होगा, किसी राजा रजवाड़ा का तंत्र नहीं होगा। ठीक है, अगली जो प्रकृति है वो हमें क्या मतलब पता चलती है, तो वो है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हम हिंदू राष्ट्र हैं या हम मुस्लिम राष्ट्र हैं या ईसाई राष्ट्र हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। राज्य जो भी निर्णय लेगा ना वो धार्मिक रूप से स्वतंत्र होकर के निर्णय लेगा, किसी भी धर्म से प्रेरित होकर के उसके द्वारा निर्णय नहीं लिए जाएंगे। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो ये पंथ निरपेक्ष वाली बात है ना, धर्म निरपेक्ष वाली जो बात है वो कैसी है, वो सकारात्मक टाइप की है। अर्थात राज्य जो है ना सभी धर्मों को ध्यान में रख करके जो निर्णय है वो लेगा, वो नियम कानून सबको जो है समान मान करके लेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी धर्म को मानना ही नहीं है, मतलब ये अपना राज्य का कोई धर्म नहीं मानेगा। जैसे आप देखिए पाकिस्तान एक धार्मिक स्टेट है, क्यों, क्योंकि वहाँ जो है राज्य जो भी काम करता है वो इस्लाम धर्म को नज़र में रख करके करता है। लेकिन हमारा भारत देश ऐसा नहीं है, अर्थात हम लोग कैसे हैं, तो हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं। ठीक है, यानी कि धर्म निरपेक्ष हैं। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो समझ आ ही रहा है गणराज्य। और हाँ, ध्यान से देखिएगा, जो मतलब कि ये एक एक शब्द है ना, अगर कुछ शब्द रह जाएंगे तो आप ध्यान से जो MCQ वाला आएगा क्वेश्चन, मतलब कि हम जिसमें सॉल्व कराएंगे वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो एक एक पॉइंट्स हैं वो NCERT में बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। तो हम NCERT की पिक से डायरेक्ट आपको वो सारी चीज़ें समझाएंगे, और जाहिर सी बात है कि बोर्ड पर वो नहीं कर सकते क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला जो तत्व है वो जो मतलब कि 4 तत्वों में 2 तत्व हमने देख लिए। एक तो ये जो हमारा प्रियम्बल है वो बताता है कि अधिकार सोर्स क्या होगा, दूसरा हमारे संविधान की प्रकृति कैसी होगी, तीसरा हमने देखना है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, तो उद्देश्य का है ही इसका नाम, तो जाहिर सी बात है संविधान का क्या उद्देश्य होगा ये तो हमारे प्रियम्बल के द्वारा बताया ही जाएगा। तो तीसरा देखिए, तीसरा है उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य, तो हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें अपने इसी प्रियम्बल से पता चलता है। क्या उद्देश्य है, तो ध्यान से देखिए, न्याय। ठीक है, न्याय, अभी हमने देखा ना कि हमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना है। अभी हम इसको देखेंगे। फिर अगला जो निकल रहा है वो क्या है, वो है स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये जो वर्तनी है ना उसको थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि आप देखिए आपके यहाँ हिंदी भी है, और हिंदी भी हम कल मतलब जल्द ही हिंदी की प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करेंगे, उसको जरूर देखिएगा। तो उसमें ना वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। हमने आरओ के लिए कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें एक ही टॉपिक कंप्लीट कराया था, और हमने सोचा था कि लोग थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे तो मोटिवेशन आएगा, तो आगे के भी जो क्लासेस हैं वो लेंगे। लेकिन लोगों ने ना उस पर मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब 50-60 लोगों ने उसको देखा, वो भी शायद अच्छे से नहीं देखा, तो मैंने उसको नहीं करवाया। कल जब पेपर हो गया, मैं आज अभी पेपर से मैच कर रही थी, 1-2 वर्तनी ऐसी है, मतलब जैसे एक साथ जो वर्तनियाँ उनके द्वारा पूछी गई हैं। 1 सेकंड, हाँ बस थोड़ा 1 सेकंड का टाइम लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछा है तो उसमें 4 विकल्प दिए हैं, उन 4 विकल्पों में ना 4-4 शब्द दिए हैं, यानी कि ए में भी 4 वर्तनी दिए हैं, बी में भी 4 वर्तनी, सी में भी 4 वर्तनी, डी में भी 4 वर्तनी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में अगर ईमानदारी से देखें तो वो आपसे 16 वर्तनी पूछे हुए हैं। अब मैं क्या कहूँ, आप लोग कहेंगे कि हर कोई तो यही कर रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग परिश्रम किए हैं और उसका अगर परिणाम आएगा तो लोग कहेंगे ही। तो उसमें से ना शायद ही ऐसी 1-2 कुछ वर्तनियां हैं जो हमने अपनी वीडियो में नहीं करवाया, बाकी सारी की सारी वर्तनी शुद्धिकरण वाली वीडियो में सब करवा दिया। मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था लोगों को कि जिस बुक से करवा रहे हैं वो बुक बहुत महत्वपूर्ण है, आरओ के लिए इससे अच्छी कोई बुक हो ही नहीं सकती वर्तनी शुद्धिकरण के लिए, पर कोई देखा ही नहीं, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन एक वर्तनी उसमें से पूछी गई है, अभी हम उसका एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें दिखाएंगे कि हाँ देखिए कैसे इतनी सारी वर्तनियाँ पूछी गई हैं। और आरओ में होता क्या है, टोटल आपसे
6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स की हिंदी आती है। तो आप सोचिए वर्तनी शुद्धिकरण से ही आपको 10 नंबर मिल रहे थे उसके, और एक वीडियो से नहीं, एक नहीं, झूठ नहीं बोलना, 2 वीडियो में हुआ था, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स थे। वैसा तो है नहीं कि हम ब्रह्मा जी हो जाएंगे, 10 वर्ड ही करवाएंगे, देखो यही 10 शब्द पूछे जाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जब एक एक जो है क्वेश्चन में 16-16 वर्ड पूछे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक लंबी सी लिस्ट देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगों के यहाँ लाइट चली गई है। अब हम लोग जो थोड़ा बहुत पॉइंट्स बचा हुआ है उसको यहीं स्क्रीन पे देख लेते हैं, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा हो गए लाइट वाइट करते करते, लाइट नहीं आई और क्लासेस रुक जाएंगी, तो इससे अच्छा है कि इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम लोग उद्देश्य देख रहे थे ना, हम देख रहे थे कि 4 तत्व हैं, और वो 4 तत्व कौन से हैं, उसी में हम लोग देख रहे थे कि जो तीसरा है वो है हमारा उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है ये भी देख लीजिए, यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है इसका क्या उद्देश्य है, ये हमारी प्रस्तावना के द्वारा बताया गया है कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए क्या उद्देश्य है। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है न्याय, दूसरा जो उद्देश्य है वो है स्वतंत्रता, क्या है, स्वतंत्रता, तीसरा उद्देश्य आप देखिए समता, चौथा उद्देश्य देखिए बंधुत्व। ठीक है, तो ये जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उस प्रियम्बल में आपको ये सब क्रम से शब्द तो मिलते ही हैं। तो न्याय समझ आ ही रहा है कि किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, सबके साथ न्याय हो, कोई ऐसा ना हो जो जिसको लगे कि अरे यार मेरे साथ तो हमेशा अन्याय ही होता रहता है। तो संविधान ने इस चीज़ की व्यवस्था करके रखी है कि सभी के साथ न्याय हो। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता। अब देखिए ये जो हमारा प्रियम्बल है ना, यहाँ पर भी आपको स्वतंत्रता की बात की गई है। हमने देखा 5 प्रकार की स्वतंत्रता है हमें, और जो हमारा भाग 3 है जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उस फंडामेंटल राइट्स में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, तो वो जो फंडामेंटल राइट्स वाला स्वतंत्रता है वो दूसरी चीज़ है, वो बाध्यकारी है, उसे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय भी बनाया गया है। ठीक है, यानी कि आप उसका जो अनुच्छेद 19 के तहत भाग 3 में आपको मिले हुए हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रता, यदि उनका हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन प्रियम्बल में जो आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, और वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो प्रियम्बल में दिया है, इस वजह से इसको प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो आप देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स की तरफ से दी गई है, भारत देश के भीतर वो आपको मिलती है। लेकिन 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको कहाँ दी गई है, तो ये आपको हमारे प्रियम्बल में दी गई है। वहीं समता की बात करें तो किसी भी तरह का मतलब कि असमानता ना की जाए, सबके साथ समतापूर्ण व्यवहार किया जाए, और ये भी आपको हमारे अनुच्छेद 14 से 18 भाग 3 में मिल जाता है। ठीक है, समता का अधिकार आपने देखा होगा, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स वाला वीडियो है उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आर्टिकल 14 से पूरा आर्टिकल 18 तक। ठीक है, अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, उन्हें सबको जरूर देख लीजिए। अगला है हमारा बंधुत्व, तो लोगों के भीतर बंधुत्व की भावना रहे, लोग कहीं भी रहें लेकिन उनके अंदर जो बंधुत्व है वो बना रहे, ये सारी चीज़ें उद्देश्य है हमारे प्रियम्बल का, या ये कहें हमारे संविधान का। ठीक है, क्योंकि प्रियम्बल में हमारे संविधान के जो उद्देश्य हैं वो बताए गए हैं। ठीक, चलिए अगला जो है वो क्या बताता है, तो हमारा प्रियम्बल आप देखो कि संविधान कब लागू हुआ था, उस लागू होने की तिथि के बारे में बताता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा ना कि लास्ट में लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये क्या है, ये जो 26 नवंबर 1949 तिथि दी गई है, ये वही तिथि है जब हमारा संविधान जो है वो अपनाया गया था, और कुछ आर्टिकल्स आप देखें कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। हालांकि पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो आंशिक रूप से आप देखें कि जो हमारा संविधान है वो लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये दोनों ही, उत्तर प्रदेश पीसीएस क्रोनोलॉजी में पूछ चुका है। ठीक है, तो हमारे प्रियम्बल से हमको जो चीज़ें मिल रही थी वो हमने देखा। ठीक है, यानी कि हमारे जो प्रियम्बल के तत्व थे 4 वो हमने देख लिया। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जिनसे हमसे क्वेश्चंस बनते रहे हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन बनता है, जैसे हमने आपको बताया कि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बनता है, कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो दिया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये तो एक क्रम में ही मतलब ये वर्ड्स ही पूछ लिए जाते हैं। और किस तरह से पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप बताओ हमारे मतलब प्रियम्बल में ना कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, तो न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। स्वतंत्रता कई बार अंकों में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, इसी वजह से हम आपको इसको बता भी रहे हैं। ठीक है,
तो न्याय पूछते हैं, इसके साथ साथ स्वतंत्रता पूछते हैं, एक सेकेंड, तीसरा हमसे समता पूछते हैं। चलो बताओ कितने प्रकार के समता की बात की गई है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार से। कौन कौन सी? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। वही समता की यदि बात करें तो 2 प्रकार की समता की बात की गई है। कौन सी समता है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हमसे क्वेश्चन बनता है कि चलो बताओ, जो हमारा प्रियम्बल है उसमें जो भारत शब्द है वो कितनी बार यूज हुआ है। तो यदि आप पूरा का पूरा प्रियम्बल पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको समझ आएगा कि केवल 2 बार ऐसे हैं जहाँ पे मतलब कि आपको मतलब भारत शब्द यूज हुआ है। कहाँ पे? स्टार्टिंग में ही आप देखिए कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम भारत के लोग में जो भारत आया है वो, और दूसरा भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है उसमें देखिए भारत। तो टोटल 2 बार आप देखें कि हमारे प्रियम्बल में भारत शब्द को यूज किया गया है। बाकी और फिर कहीं आपको भारत शब्द पूरे प्रियम्बल में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रियम्बल की वो मतलब चीज़ें रही हैं जो हमसे एग्जाम में बनता है। पूछ लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्वेश्चन क्या है कि जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द है ना, स्वतंत्रता हमारे प्रियम्बल में आता है ना, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो शब्द है ये कहाँ से प्रेरित होकर के हमारे संविधान में लिया गया है। सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। तो ध्यान रखिएगा, इसे ना फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया, ठीक है। तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वहाँ से प्रेरित है ये स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो शब्द है वो। हमारे प्रियम्बल में कुछ 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने मतलब रसिया से प्रेरित होकर के, यानी यूएसएसआर से प्रेरित होकर के लिया हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वो 3 शब्द कौन से हैं। हालांकि हम लोग उसको एमसीक्यू में तो देखेंगे ही, ठीक है। तो ये कुछ खास पॉइंट्स रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमें बताता है कि जो हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, यानी कि सर्वोच्च कौन है, तो वो है मतलब संविधान। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ही सब कुछ है, तो प्रधानमंत्री नहीं, जो सर्वोच्च है राजनीतिक व्यवस्था में वो है अपना संविधान, ठीक है। तो ये हमारे प्रियम्बल से ही हमको जानकारी मिलती है। और आप देखिए जो मतलब कि भारत का संविधान है ना, वो अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। हमने आपको बताया कि मतलब शक्तियों का सोर्स क्या है, तो शक्तियों का सोर्स जो है वो है भारत की जनता। जनता ही हमारे यहाँ संप्रभु है, ठीक है। और एक पॉइंट और है जो मतलब कि कभी कभी बन जाता है कि जो भारत सरकार अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था ना, वो एक ऐसा संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान मतलब कि तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन बना हुआ था यूपी टेट में कि सबसे ज़्यादा हमने अगर प्रावधान अपने संविधान में कहीं से लिए हैं, सबसे ज़्यादा मतलब कुछ रखा हुआ है अपने संविधान में, तो वो कहाँ से संबंधित है, तो वो जो संविधान में है भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935, वहीं से है सबसे ज़्यादा। क्योंकि एक चैप्टर आता है जिसमें हम लोग देखते हैं विदेशी स्रोत, यानी कि हमने अपने संविधान के भीतर कौन से देश से क्या प्रेरित होकर के लिया है, जिसमें जैसे अभी हमने बताया कि प्रियम्बल को हमने कहाँ से प्रेरित होकर के लिया, यूएस से। तो वैसे ही भारत देश का जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब कि चीज़ें हैं वो हमने कहाँ से प्रेरित होकर के ली है, कहाँ से लिया हुआ है, तो वो वही भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे हैं। और हाँ, बस इतनी ही बातें हैं। बाकी कुछ और भी जो चीज़ें बच गई हैं उसे हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो उसमें देख लेंगे। कुल मिलाकर के अगर आप ईमानदारी से पूरी वीडियो देखे होंगे तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उनमें आपको कुछ रॉन्ग नहीं होने पाएगा। तो यही रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक का मतलब है अगली जो वीडियो आएगी वो इसी प्रियम्बल के एमसीक्यू की आएगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। मस्ट जो है वॉच है वीडियो होती है एमसीक्यू वाली, क्योंकि अंततः ना एमसीक्यू ही काम आएंगे, ठीक है। और जो हमने मतलब कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया है उसमें आप देखिए आर्टिकल 26 पढ़ाया था हमने। आर्टिकल 26 से क्वेश्चन आरओ में पूछा गया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं। अभी हमने हालांकि इसमें कितने टॉपिक्स कराए ही हैं पॉलिटी में, लेकिन जो कराए हुए हैं वो पूछी गई हैं। हमने और 2-4 टॉपिक कराया था, जैसे दर्रों के बारे में। तो दर्रों वाला जो वीडियो है वो आपके लिए भी है, तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ जो पेड देने वाले हैं वो लोग भी दर्रे वाली वीडियो ज़रूर देखें। और साथ में हमने जो नेशनल पार्क है वो करवाया हुआ था, तो वो भी
भी मतलब पूछा गया था, 4 नेशनल पार्क पूछे गए थे, वो मैंने करवाया हुआ था। एक सेपरेट वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें करवाई हुई थी, तो आपके लिए भी है, आप उसको ज़रूर ही देखिए। और इसके साथ साथ हमने विटामिन वाला जो टॉपिक है वो भी करवाया हुआ था। विटामिन से भी क्वेश्चन बन गया था कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। मैंने तो उसका ट्रिक्स लगा के भी बताया था कि जो कीड़ा शब्द है आप उससे याद करके रख लो, KEDA कीड़ा, और ये जो है विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A ये वसा में घुलनशील हैं। बाकी बचे B और C वो पानी में घुलनशील हैं। खैर, अब जो अगर हम लोग मतलब एज इट इज़ जो सिलेबस दिया हुआ है उसको कवर करेंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो बनेंगे ही। तो कुल मिलाकर के हम बस ये कह रहे हैं कि जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हें आप कवर कीजिए। क्वेश्चंस की परवाह मत करिए कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि टॉपिक आपने पढ़ा है तो क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। अब हम लोग हिंदी भी बहुत जल्दी हिंदी के प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, तो उनके साथ भी बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर वेयर कर दिया करिए, ताकि थोड़ा चैनल अपना भी ग्रो हो। आखिर परिश्रम लगता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।